शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है वो अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि पाठ तो पूरा हो गया। अब उसमें क्या है वो कुछ व्याकरणांश बच गए हैं, वो उसके बारे में बातचीत करके आगे उपवाचक के पाठ है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है आप लोगों को भाषा की बात की ओर ध्यान दीजिए। पर्यायवाची शब्दों को संदर्भ में बेमेल शब्दों को आप लोग चांटिए। इधर चांद में क्या क्या है वो शशि, सोम, अनल, सुधाकर। शशि भी चांद का पर्यायवाची है, सोम भी एक पर्यायवाची है और सुधाकर भी, लेकिन उसमें हटकर कौन है? अनल का मतलब है आग है। चांद के आग में बहुत अंतर है, इसीलिए उसमें आप लोग रेखा खींचना है अनल को। अतिथि में क्या है वो आगंतुक, मेहमान, पाहुन, ये अतिथि की पर्यायवाची है। ये इसमें क्या है बेमेल शब्द कौन सा है? अतिथि। और दिवस में क्या क्या है वो दिन भी आता है, वासर भी आता है, लेकिन वार तो नहीं आता है बच्चों। उसके नीचे रेखा खींचिए। कमल, सरोज, जलज, पंकज, कुटज। उसमें कौन सा है वो? सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी पर्यायवाची है, पंकज भी पर्यायवाची है, कुटज तो उसका तो नहीं है। और उसके बाद में अंतरंग में क्या है वो घनिष्ठ, दोस्ताना, ये मैत्रीपूर्ण। इसमें अंतपुर नहीं आता। अंतपुर बोले तो जहाँ राजमहल है ना, वो रानियां रहने के स्थान को कहा जाता है अंतपुर। और ये है आप लोगों के व्याकरणांश में क्या दिया गया है, इसमें हटकर उससे कुछ विलोम शब्द पाठ के आधार पर और भी आ गए हैं, आप लोग उसको भी निकाल कर लिख लीजिए। लेकिन इसमें देखिए वो आगमन, अतिथि का आगमन, लेकिन निष्क्रमण का नाम ही नहीं ले रहा है। आगमन, निष्क्रमण। एक बार ये दो शब्द देकर आप लोगों को वाक्यों में प्रयोग करो बोलते हैं, तब आप लोग क्या करना है? अतिथि का आगमन तो हो गया, लेकिन निष्क्रमण का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद में क्या है? संकोच, निसंकोच। थोड़े लोग क्या है संकोच में दुविधा में पड़कर कुछ भी नहीं पूछते। थोड़े लोग क्या है निसंकोच से अपने अंदर जो कुछ भी है वो विषय, वो संदिग्धता है, वो उसको दूर करने के लिए पूछा जाता है निसंकोच। नए व्यक्तियों के साथ बात करते समय क्या है वो थोड़े लोग संकोच से रहते हैं, थोड़े लोग निसंकोच से वो पूछा जाता है उनके बारे में। और क्या है? सुलभ, दुर्लभ। हर एक काम करना वो क्या है वो सुलभ तो नहीं है, कभी कभार क्या है बहुत दुर्लभ भी हो सकता है। वो ऊष्मा बोले तो क्या है वो गर्मी, और ऊष्मा और उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है वो शीतलता। और अंतिम, प्रथम, औपचारिक, अनौपचारिक, मेहमान। हमारे घर को जो भी आता है वो मेहमान कहा जाता है। मेजबान बोले तो जो घर का गृहस्थ रहता है ना उसको कहा जाता है। उसके बाद में आप लोगों को क्या दिया गया है? समास के बारे में तो बताया गया है। समास में क्या है? ये चरण, कमल। वो कमल किसके समान है? वो चरण किसके समान है? कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण है, इसीलिए क्या है वो तुलना की गई है। कर्मधारय समास का नियम क्या है वो एक चीज से दूसरी चीज की तुलना की जाती है। चंद्रमुख, मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है, इसीलिए चंद्रमुख। वो पहले कर्मधारय समास का नियम क्या है? उपमा, उपमेय, और वो उसके आधार पर लिखा जाता है, वो उसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण या विशेष, उपमा या उपमेय के द्वारा बताया जाता है, वो उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। इसीलिए क्या है वो चरण किससे की गई है? वो कमल के समान है, कमल जैसे चरण, इसीलिए कर्मधारय समास कहा गया है। और उसके आगे क्या है वो अज्ञात। अज्ञात का मतलब क्या है वो उनके बारे में नहीं मालूम है। अज्ञात, नाज्ञात, नहीं मालूम है वो उसके बारे में, उसे कहा जाता है वो कौन सी समास है? वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है वो? तत्पुरुष समास। और उसके आगे समास में और एक भी है स्वागत, सत्कार। अतिथि आए तो हम लोग करते हैं ना स्वागत, सत्कार। ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों
अपने अपने जगहों में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत का भी अपना अर्थ है और सत्कार का भी अपना अर्थ है। मीन्स हर एक पद का जो महत्व रहता है वो उन शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लुप्त है, वो उसको लगा कर लिखे तो उन पदों को क्या कहा जाता है? वो द्वंद्व समास। स्वागत और सत्कार, इसको क्या कहा जाता है? वो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? वो पहला पद कितना प्रदान होता है, उत्तर पद भी उतना प्रदान होता है। दो पदों का अपना अपना महत्व रहता है, उसी को द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या है? माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। और उसके आगे क्या है? आप लोगों को उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग पहचानना तो आप लोगों को मालूम है। उपसर्ग क्या है? वो शब्द के आदि में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको क्या कहा जाता है? वो उपसर्ग कहा जाता है। विगत में कौन सा है उपसर्ग? भी। ऐसा कभी भी आप लोगों को दिए तो उपसर्ग सदा आदि में आता है, वो अर्थ में शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। विगत के बाद में और एक है अतिथि, अतिथि। इसमें कौन सा है? वो उपसर्ग आ। तिथि के साथ आया है आ जब आ मिल गया है तब शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाया है, इसीलिए कौन सा है? उपसर्ग आ। ऐसा आप लोगों को और भी है वो रुचि। रुचि के साथ हम लोग आ लगाए तो क्या हो जाता? अरुचि। मीन्स उसमें दिलचस्पी है ना, दिलचस्पी। वैसा है बच्चों। उपसर्ग तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और उसके बाद में क्या है? वो प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है? वो शानदार। शानदार में क्या है? शान एक शब्द है, दार इसके साथ आकर मिल गया है। दार का अलग अपना अर्थ कुछ भी नहीं है, कब ये पहले शब्द के साथ जुड़ गए, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाया, उसे कहा जाता है वो प्रत्यय। अब आप लोगों को क्या है? वो और एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, वो विदाई। विदाई में क्या है? विदा के साथ कौन सा आकर मिल गया है? आई आकर मिल गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विदाई। और वैसा ही आप लोगों को क्या है? वो टेक्स्ट बुक में पाठ में आए विषयों के चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोग को ध्यान से देखिए और संरचना को समझिए। इसमें कुछ समझाया गया है, उसके बारे में तो ध्यान देना है। इसमें क्या है? वो चुकना पूर्ण बोधक क्रिया है। चुकना कौन सा है? वो पूर्ण बोधक क्रिया है। यह सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया तो आपने काम के बारे में बहुत करता, लेकिन इसके साथ साथ यह सहायक क्रिया है। ये क्या है? अन्य क्रिया के योग से बनता है। सहायक क्रिया का मतलब क्या है? अन्य क्रियाओं के साथ आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, वो उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। ये अकर्मक क्रिया में आता है। क्रिया के दो प्रकार के हैं ना, सकर्मक और अकर्मक। ये अकर्मक क्रियाओं में आता है। इसके साथ ने प्रत्यय कभी नहीं आता। ने प्रत्यय कब आता है? भूतकाल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। ओके ना चिल्ड्रन? अब इसमें देखिए, तुम अपने भारी चरण कमल को चाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। इसमें क्या है? वो विभिन्न प्रयोगों को ध्यान दे लो। इसमें क्या क्या आता है? चुकना, और खोज चुके, जा चुके, और विषय चुक गए, जी चुप गए, ऐसा आता है। चुकना, पढ़ना, वो चुप गया, लिख गया, पढ़ गया, वैसा आता है। वो उसी को क्या कहा जाता है? वो सहायक क्रिया को ही ये पूर्ण बोधक क्रिया है वो, और दूसरों क्रिया के ऊपर आधारित होकर आता है। इसे कहा जाता है क्या है? वो पूर्ण क्रिया नहीं है, ये पूर्ण बोधक क्रिया के समान लेना है। ये सहायक क्रिया है। ये तो आप लोगों के पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि, तो ये हो गया। अब आप लोगों के लिए और एक क्या है? ये जल प्रलय में उपवाचक पाठ है, खुद आप लोग पढ़ना और आप लोग खुद लिखना है। उपवाचक पाठ में क्या है? नॉन डिटेल में डिटेल से बताया जाता, लेकिन एक बार मीन्स क्या है? वो ऊपर ही बताया जाता। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या है? वो अपने बचपन में जो बाढ़ के समय में
जो बाढ़ के समय में जो कुछ भी आया उसके बारे में बताया गया है। अभी आप लोगों को कुछ समय पहले बाढ़ आया है ना, बाढ़ आए तो क्या हो जाता, पूरा मीन्स डूब जाता है और डूब कर तबाह हो जाता है। जब भी बाढ़ आता है ऐसा हम लोगों को मालूम होते ही पहले हम लोग सावधान बरतना है। क्यों सावधान बरतना है? सामान गए तो गए, हम लोग और एक बार खरीद सकते, लेकिन जान गए तो वापस नहीं ला सकते। कभी भी बाढ़ आए तो क्या करना है, अगर सूचना मिलते ही हम ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए प्रयास करना है। ऊंचे स्थानों पर जाते समय हम लोग क्या क्या लेके जाना है अपने साथ साथ? ईंधन। ईंधन का मतलब है कुछ फ्यूल, और आलू तो हम लोगों को क्या खराब ज्यादा जल्दी नहीं होता, और मोमबत्ती, क्योंकि अगर रात के समय में अंधकार है तो वो मोमबत्ती जलाकर हम लोग रोशनी तो कर देंगे। और दिलासाई का मतलब मैच बॉक्स है वो, क्योंकि बाकी का तो नहीं होता है ना। और पीने का पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए कभी भी बाढ़ आ रहा है ऐसे सूचना मिलते हैं, नहीं तो बारिश ज्यादा गिरने की संभावना, तब हम लोग क्या करना है, पानी को तो पहले संभाल कर रखना है। पीने का पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, पानी के अलावा हम लोग नहीं रह सकते। इसके साथ साथ क्या है, कॉम्पोस्ट की गोलियां, क्योंकि अगर वो नींद नहीं आता बाढ़ की वजह से, ऐसे गोलियों को, कुछ अन्य दवाओं को भी हम अपने साथ तो रखना पड़ेगा। ये पूरा लेकर हम ऊंचे स्थानों पर गए तो बाढ़ की वजह से हम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होते। बचपन में लेखक के साथ भी वैसे ही हुआ है, अनेक बार उन्होंने सुना है बाढ़ आता है वो सब लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, पशु पक्षी का भी नुकसान होता है, ऐसा सुना है। कभी भी उनके जीवन में ये घटना कभी नहीं घटा, लेकिन जब बड़े हो गए, एक दिन बहुत एक सूचना मिली है समाचार के मीन्स दूरदर्शन के जरिए, तुरंत उन्होंने क्या क्या घटनाओं को देखा है, उधर जाके देखने के लिए गए तो क्या हो गया, उस समय बाढ़ से पूरा क्षेत्र गिरा हुआ है, ना यातायात की साधन नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। इस वजह से क्या हो गया है, वो लेखक ने अपने साथ हम लोग ये बाढ़ से घिरे लोगों को क्या करना, सहायता करने के लिए कोशिश तो करना। अगर ऊंचे स्थान पे है तो हम उन लोगों को, जो भी नीचे हैं, उन लोगों को हमारे घरों में आने के लिए, और उन लोगों को थोड़ा, हम लोग ज्यादा तो नहीं खिला सकते, थोड़ा तो खिलाकर हमारे साथ सुरक्षा से रहने के लिए आवेदन करना या निवेदन करना तो जरूरी है। कारण क्या है, सहायता करना मनुष्य का वो परम धर्म है बच्चों, ये तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग आज नहीं करें तो कभी ना कभार हमारे लिए कुछ जरूरत पड़े तो कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। इसीलिए क्या करना, कुछ भी ऐसा आए तो क्या करना है, हम लोग दूसरों की मदद करना, अपने आप को बचाना और दूसरों को भी बचाने के लिए कोशिश करना है। आप लोग पाठ पूरा अच्छी तरह ध्यान से पढ़कर कुछ 100 प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए प्रयास कीजिए बच्चों, वो काम तो कीजिए। धन्यवाद बच्चों।